Hello students, I am Sudan sir. Today is my fourth lecture on the unit Solutions of class 12th Chemistry. Today's topic is solubility. Solubility क्या है? देखिए, अगर हम फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ले लें, उस फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में हम मैक्सिमम कितना सब्सटेंस डिसॉल्व कर सकते हैं, उसे हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं. सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज its maximum amount that can be dissolved in a specified amount or fixed amount of solvent. Solubility तीन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है. एक नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, दूसरा टेम्परेचर और तीसरा प्रेशर. सॉल्युबिलिटी को हम दो पार्ट्स में स्टडी करेंगे. एक सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स और दूसरा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स. अभी हम सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स शुरू करते हैं. इसमें सॉलिड सॉल्यूट है और लिक्विड सॉल्वेंट है. आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट. सॉल्यूट वो कंपोनेंट है जो लेस अमाउंट में होता है और सॉल्वेंट वो कंपोनेंट है जो ज़्यादा अमाउंट में होता है. तो यहाँ पर हम सॉलिड सॉल्यूट को डिसॉल्व कर रहे हैं लिक्विड सॉल्वेंट में. तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स को कैसे डिफाइन करेंगे? अगर हम 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट ले लें, उस 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में हम मैक्सिमम कितना सॉलिड सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं ग्राम्स में, ताकि हम एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना सकें एट अ गिवन टेम्परेचर, उसे हम सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स कहते हैं. तो हमने यहाँ पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन टर्म का इस्तेमाल किया है. व्हाट इज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन? सैचुरेटेड सॉल्यूशन is the solution in which no more solute can be dissolved at a given temperature. तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या हो गया? सॉल्यूशन in which no more solute can be dissolved at a given temperature. At a given temperature और particular temperature बहुत इंपॉर्टेंट है. सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जिसमें हम और ज़्यादा सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते एट अ गिवन टेम्परेचर, क्योंकि अगर हम टेम्परेचर चेंज करें तो सॉल्युबिलिटी चेंज हो जाती है. फॉर एग्जांपल, अगर हम ठंडे पानी में चीनी डिसॉल्व कर रहे हैं, एक स्टेज ऐसी आएगी कि वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगी, हम उसमें और ज़्यादा चीनी डिसॉल्व नहीं कर पाएंगे. लेकिन अगर हम उस सॉल्यूशन को गैस स्टोव पर चढ़ा दें और उसको हीट करें, तो आप और ज़्यादा चीनी को डिसॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि सैचुरेशन पॉइंट चेंज हो जाता है विद द चेंज इन टेम्परेचर. इसलिए गिवन टेम्परेचर लिखना बहुत ज़रूरी है. सो
the solubility of solid in liquid is defined as the maximum amount of solid solute in grams which can be dissolved in 100 gram of the solvent to form a saturated solution at a given temperature. अब हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड. तो तीन फैक्टर्स हैं, एक नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, दूसरा टेम्परेचर और तीसरा प्रेशर. तो हम फर्स्ट फैक्टर शुरू करते हैं, नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट. जो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड का सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल है वो क्या है? लाइक डिसॉल्व्स लाइक. लाइक डिसॉल्व्स लाइक का मतलब क्या है? इट मीन्स द पोलर सॉल्यूट इज soluble in polar solvent and non-polar solute is soluble in non-polar solvent. Like dissolves like. जो पोलर सोल्यूट होगा वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा और जो नॉन पोलर सोल्यूट होगा वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा. फॉर एग्जांपल, अगर हम आयनिक कंपाउंड्स लेते हैं, आयनिक कंपाउंड्स में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो आयंस की फॉर्म में होते हैं. तो आयनिक कंपाउंड जैसे NaCl है, KCl है, ये पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाते हैं जैसे वाटर, बिकॉज वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट. water is a polar solvent, it has dipole. Water, oxygen is more electronegative than हाइड्रोजन. तो ये वाटर डाइपोल है, दो सेपरेट इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. ये जो मैंने डाला है डेल्टा, इसको डेल्टा कहते हैं. ये पार्शियल या स्मॉल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करता है. तो वाटर में दो हाइड्रोजन एटम्स हैं और एक ऑक्सीजन. ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, इसलिए जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो थोड़ा सा ऑक्सीजन की तरफ मूव करता है, जिस वजह से ऑक्सीजन के पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. तो ये वाटर डाइपोल है. वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है. आयनिक कंपाउंड्स भी पोलर हैं क्योंकि इनमें कांस्टेंट पार्टिकल्स आयंस हैं, इसलिए जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो पोलर सॉल्वेंट दैट इज वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं. लेकिन आयनिक कंपाउंड्स बहुत ही कम सॉल्युबल होते हैं या लगभग इनसॉल्युबल होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में, जैसे बेंजीन, ईथर एटसेट्रा. और दूसरी तरफ जो नॉन पोलर सॉलिड्स हैं जैसे आयोडीन है, सल्फर है, नेप्थलीन है, एंथ्रासीन है, ये सारे नॉन पोलर सॉलिड्स हैं और इसलिए ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होते हैं, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड है, बेंजीन, ईथर एटसेट्रा. और ये जो नॉन पोलर सॉलिड्स हैं ये बहुत ही कम या इनसॉल्युबल होंगे पोलर सॉल्वेंट जैसे वाटर में. नाउ वी मूव ऑन to the second factor affecting the solubility of solid in liquid, that is temperature. The solubility of solid in a liquid is significantly affected by temperature changes. तो अगर हम टेम्परेचर चेंज करें तो सॉलिड इन लिक्विड की सॉल्युबिलिटी प्रभावित होती है. एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंट करती है बिटवीन अनडिसॉल्व्ड सॉल्यूट एंड सॉल्यूशन. अगर हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करें, अ सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड, तो हमने बोला कि एक इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंट किया जाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन के केस में बिटवीन
अनडिजॉल्व्ड सोल्यूट एंड सॉल्यूशन। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? इक्विलिब्रियम मीन्स अ स्टेट where rate of forward reaction is equal to the rate of backward reaction। अगर इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब ये हुआ कि अनडिजॉल्व्ड सोल्यूट सॉल्वेंट में डिजॉल्व होकर सॉल्यूशन बना रहा है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। जितनी तेजी से फॉरवर्ड रिएक्शन होगा उतनी ही तेजी से बैकवर्ड रिएक्शन होगा। The rate of forward reaction is equal to the rate of backward reaction in case of equilibrium। और इस केस में ये जो solubility प्रोसेस है ये एक्सोथर्मिक भी हो सकता है, एंडोथर्मिक भी हो सकता है। डेल्टा एच रिप्रेजेंट्स एंथैल्पी। डेल्टा एच के पैरों में हमने SOL डाला है, इसे हम सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। डेल्टा एच के पैरों में SOL डाला है। दिस इज द सिंबल फॉर एंथैल्पी ऑफ द सॉल्यूशन। ये एंथैल्पी ऑफ द सॉल्यूशन पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, प्लस और माइनस एक्स। अब हम समझने के लिए दो केसेस लेते हैं। इफ द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज नेगेटिव, इसका मतलब प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। देखिए, अनडिजॉल्व्ड सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट फॉर्म सॉल्यूशन, ये इक्विलिब्रियम है। और अगर हमने लिया है एंथैल्पी ऑफ द सॉल्यूशन इज नेगेटिव, नेगेटिव मीन्स द प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है? जिसमें हीट रिलीज होती है। अगर ये एक्सोथर्मिक है, एंथैल्पी इज नेगेटिव मीन्स एक्सोथर्मिक। केमिस्ट्री का एक सिंपल कॉन्सेप्ट है कि इस रिएक्शन में हमें हीट नहीं चाहिए, हीट तो प्रोड्यूस हो रही है। इसलिए अगर हम इस रिएक्शन में हीट सप्लाई करते हैं तो रेट ऑफ द रिएक्शन डिक्रीज होगा, क्योंकि इसमें हीट नहीं चाहिए, हीट तो प्रोड्यूस हो रही है। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेट ऑफ द रिएक्शन डिक्रीज होगा, क्योंकि हीट तो इसको चाहिए नहीं, ये तो हीट प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पे हम केमिस्ट्री की टर्म यूज करते हैं, बाय ली-चाटलियर प्रिंसिपल द सॉल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूट विल डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, राइज ऑफ टेम्परेचर मीन्स वी आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, लेकिन सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, क्योंकि इस प्रोसेस को हीट चाहिए ही नहीं, ये तो एक्सोथर्मिक है, ये तो हीट प्रोड्यूस कर रहा है। और अगर हम हीट सप्लाई करेंगे रेट ऑफ द रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने केमिस्ट्री की टर्म इंट्रोड्यूस की है, ली-चाटलियर प्रिंसिपल। दिस ली-चाटलियर प्रिंसिपल यू हैव स्टडीड इन 11th in detail in the unit equilibrium। तो ब्रीफली में यहाँ पे आपके लिए लिखा है मैंने, ली-चाटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है? इफ अ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, एनी चेंज imposed on the system tends to shift the equilibrium to nullify the effect of applied change। इसका मतलब क्या है कि अगर हम किसी इक्विलिब्रियम वाले सिस्टम में कोई भी चेंज लाते हैं, एनी चेंज इम्पोज्ड ऑन द सिस्टम, वो चेंज क्या हो सकती है? हम कंसंट्रेशन चेंज करें, या टेम्परेचर चेंज करें, या प्रेशर चेंज करें, तो कोई भी चेंज अगर हम इक्विलिब्रियम वाले सिस्टम में लाते हैं तो वो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में जाने से उस चेंज का असर खत्म हो जाए, उस चेंज का असर बेअसर हो जाए। सो वी हैव यूज्ड द वर्ड नलिफाई। तो नलिफाई की जगह हम तीन टर्म्स हैं जो यूज करते हैं, नलिफाई द इफेक्ट ऑफ चेंज और अनडू द इफेक्ट ऑफ चेंज। नलिफाई और undo
और न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ चेंज। तो इस रिएक्शन में फर्स्ट केस में ये एक्सोथर्मिक है, तो एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज हो रही है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो लीच-एटलियर प्रिंसिपल के मुताबिक रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में जाने से टेम्परेचर डिक्रीज होगा। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में जाने से टेम्परेचर डिक्रीज होगा, और टेम्परेचर हमेशा एंडोथर्मिक की डायरेक्शन में डिक्रीज होता है। एंडोथर्मिक मीन्स हीट इज एब्जॉर्ब्ड। और किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में, आप याद रखिए, किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में अगर फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो बैकवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा, और अगर फॉरवर्ड एंडोथर्मिक है तो बैकवर्ड एक्सोथर्मिक होगा। इस रिएक्शन में ये इक्विलिब्रियम का साइन है। इस रिएक्शन में हमने लिखा है एंथैल्पी ऑफ द सॉल्यूशन इज नेगेटिव, मींस एक्सोथर्मिक। ये फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, इसका मतलब बैकवर्ड जो है वो एंडोथर्मिक है। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में जाने से टेम्परेचर कम होगा। तो टेम्परेचर कम होता है एंडोथर्मिक की डायरेक्शन में, तो यहाँ पे एंडोथर्मिक इज बैकवर्ड रिएक्शन। बैकवर्ड रिएक्शन मींस सॉल्यूशन ब्रेक्स and forms undissolved solute and solvent, means solubility decreases. I hope now it is crystal clear to you. So for example, sodium carbonate, cerium sulfate, lithium carbonate, इनको डिसॉल्व किया जाए तो ये एक्सोथर्मिक की एग्जांपल्स हैं वेयर एंथैल्पी ऑफ द सॉल्यूशन इज नेगेटिव। अब हम सेकंड केस लेते हैं। अगर एंथैल्पी ऑफ द सॉल्यूशन अनडिसॉल्व्ड सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट फॉर्म्स सॉल्यूशन, और अगर एंथैल्पी ऑफ द सॉल्यूशन पॉजिटिव है। पॉजिटिव मींस द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक वो रिएक्शन है जिसको हीट चाहिए। तो अगर हम इस केस में टेम्परेचर बढ़ाते हैं, इस सेकंड केस में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन एंडोथर्मिक है, रिएक्शन को टेम्परेचर चाहिए। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में जाने से टेम्परेचर डिक्रीज होगा। और मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर एंडोथर्मिक रिएक्शन में एंडोथर्मिक की डायरेक्शन में टेम्परेचर डिक्रीज होता है, क्योंकि एंडोथर्मिक मींस हीट इज रिक्वायर्ड। तो जब टेम्परेचर चाहिए, टेम्परेचर हीट जो है वो यूज होगी तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा। तो इस केस में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी बिकॉज फॉरवर्ड डायरेक्शन इज एंडोथर्मिक। आई रिपीट, इफ एंथैल्पी ऑफ द सॉल्यूशन इज पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है? सॉल्यूशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक and therefore by Lee-Chatelier principle solubility of the solute increases with increase in temperature. इसमें एग्जांपल्स हैं, सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट एटसेट्रा। इन सब के केस में जब हम इनको डिसॉल्व करेंगे वाटर में तो सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज होगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, क्योंकि ये एंडोथर्मिक हैं। एंडोथर्मिक को टेम्परेचर चाहिए, और अगर हम टेम्परेचर सप्लाई करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, मतलब सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। थर्ड फैक्टर इज प्रेशर। प्रेशर हैज नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। तो मेन दो ही फैक्टर्स हैं जिस पर सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड डिपेंड करती है, वो है नेचर ऑफ द सोल्यूट एंड द सॉल्वेंट, और दूसरा टेम्परेचर। क्योंकि ये जो तीसरा फैक्टर है प्रेशर, प्रेशर का कोई सिग्निफिकेंट प्रभाव नहीं होता है ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, क्योंकि जो सॉलिड्स और लिक्विड्स हैं ये हाईली इनकम्प्रेसिबल होते हैं, और
प्रैक्टिकली प्रेशर चेंज होने से इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। डियर स्टूडेंट्स, solubility of gases in liquids करने से पहले हम डिस्कस करेंगे causes of solubility of solids in liquids। अब जो सॉलिड्स हम लिक्विड्स में डिसॉल्व कर रहे हैं वो आयनिक सॉलिड भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूलर सॉलिड भी हो सकते हैं। सबसे पहले हम आयनिक सॉलिड्स की बात करते हैं। एग्जाम्पल, हम NaCl ले रहे हैं। NaCl एक आयनिक सॉलिड है। NaCl में दो आयन्स हैं, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे हम इंटर आयनिक अट्रैक्शंस बोलेंगे। दो आयन्स के बीच में जो अट्रैक्शन है इसे हम क्या बोलेंगे? इंटर आयनिक अट्रैक्शंस। और जब हम NaCl को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो एक नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा Na पॉजिटिव आयन और वाटर के बीच में और Cl नेगेटिव और वाटर के बीच में। और हम जानते हैं कि वाटर एक डायपोल है, तो वो जो नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा उसे हम आयन डायपोल अट्रैक्टिव फोर्सेस कहेंगे। और वो जो नए आयन डायपोल अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप हो रहे हैं, अगर वो इंटर आयनिक अट्रैक्शन से स्ट्रांग हैं तो आयनिक सॉलिड वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। यही हमने यहाँ पे बताया है। व्हेन आयनिक सॉलिड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, द आयन्स ऑफ द सोल्यूट गेट अट्रैक्टेड बाय द अपोजिट एंड्स ऑफ वाटर डायपोल। और अगर ion dipole attractive forces are stronger enough to overcome the inter-ionic attraction, the ionic solid gets dissolved in water। तो जो इंटर-आयनिक अट्रैक्शंस हैं, इन अट्रैक्शंस से अगर आयन डायपोल अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रांग हैं तो आयनिक सॉलिड वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। NaCl के केस में Na पॉजिटिव को वाटर का नेगेटिव एंड सराउंड करेगा। ये वाटर है, वाटर डायपोल मैंने आपको बताया, वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल। इसके पॉजिटिव और नेगेटिव एंड दोनों हैं। तो Na पॉजिटिव को वाटर का नेगेटिव एंड सराउंड करेगा। Na पॉजिटिव की तरफ ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन का चार्ज पार्शियल नेगेटिव है, तो पॉजिटिव आयन को डायपोल का नेगेटिव एंड सराउंड कर रहा है। और इसी तरह से Cl नेगेटिव को वाटर का पॉजिटिव एंड सराउंड करेगा। Cl नेगेटिव है इसलिए वाटर का पॉजिटिव एंड, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो नेगेटिव को पॉजिटिव एंड ऑफ वाटर डायपोल सराउंड कर लेगा। इस प्रोसेस को हम हाइड्रेशन ऑफ आयंस कहते हैं। दिस इज हाइड्रेशन ऑफ आयंस। NaCl हो गया कॉमन सॉल्ट,
नमक को जब हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो डिसॉल्व हो जाता है, और अगर हम उस सॉल्यूशन को काफ़ी लंबे समय के लिए रख भी दें तो भी सॉल्ट दोबारा नीचे सेटल नहीं होता, बिकॉज ऑफ द हाइड्रेशन ऑफ आयंस। Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव दोबारा आपस में कंबाइन नहीं हो सकते। जब एक बार हमने इनको वाटर में डिसॉल्व कर दिया, ये दोबारा आपस में कंबाइन होके NaCl नहीं बना सकते। NaCl नीचे सेटल नहीं होगा क्योंकि ये अपोजिट एंड्स ऑफ वाटर डाइपोल से सराउंड कर लिया गया है। Na पॉजिटिव को नेगेटिव एंड ऑफ वाटर ने सराउंड किया है, Cl नेगेटिव को पॉजिटिव एंड ऑफ वाटर ने सराउंड किया है। तो ये जो आयन डाइपोल अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप हुए हैं, ये इंटर आयनिक अट्रैक्शन से ज़्यादा स्ट्रांग हैं, इसलिए NaCl पानी में डिसॉल्व हो जाता है, और डिसॉल्व होने के बाद वो सॉल्युबल स्टेट में ही रहता है, दोबारा सेटल नहीं होता ड्यू टू हाइड्रेशन ऑफ आयंस। सो इन सॉल्यूशन the ions are surrounded by the envelope of water molecules, which I have shown here. This process is called hydration of ions. As a result, the ions cannot recombine. ये थी ionic solids की बात। दूसरी तरफ, the solubility of molecular solids in water is due to their ability to form hydrogen bonds with water molecules. मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो आयंस नहीं हैं, वो मॉलिक्यूल्स हैं, और मॉलिक्यूलर सॉलिड वाटर में डिसॉल्व होता है क्योंकि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट solubility of gases in liquids. Thank you, students.